हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लुसेंट बुक। कंप्लीट करेंगे इसे और आज की इस क्लास में हम कंप्लीट प्राचीन भारतीय इतिहास करेंगे। बिल्कुल लुसेंट में जिस प्रकार से है उस प्रकार से ही कंप्लीट नोट्स बनाए गए हैं। अगर आपको भी लुसेंट को पढ़ना बोरिंग लगता है, याद नहीं होता है, तो आप हमारी इस क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट हर फैक्ट को कवर किया गया और लुसेंट बुक हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके नोट्स को। इस प्रकार से सारे नोट्स बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बता कर जाना। सब्सक्राइब करना या मत करना, पर कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बता कर जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहले देखते हैं धर्म ग्रंथ यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे कि बौद्ध, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। तो वेद क्या है? वेद भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। तो भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं वेदों के संकलनकर्ता। और वेद वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं। और वेदों की संख्या कितनी? तो 4 बताई गई है। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह मिलता है। ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? तो ऋचाओं के यानी कि मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह मिलता है। इसमें कुल कितने? तो 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और जबकि 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होता या फिर होत्र। कहीं पे होता लिखा मिलेगा, कहीं पे होत्र मिलेगा। और इसके तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र की के रचना किसने की है? तो विश्वामित्र के द्वारा की गई है। और यह सूर्यदेव सावित्री को समर्पित है। और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को क्या? खिल कहा जाता है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और 10वें मंडल के पुरुषोक्त में 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है, जो विराट पुरुष के मुख, भुजाओं और जंघा और चरणों से उत्पन्न बताए गए हैं। यानी कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र चरणों से उत्पन्न बताए गए हैं। और अगर एक इम्पोर्टेंट बात और, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए घटना चक्र के, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। आप जाकर ले सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। करंट अफेयर, घटनासार नोट्स भी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। यजुर्वेद, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है जो लिखा गया है? तो यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यज्ञों के नियम और विधि विधान हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। इसके पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो अर्धवर्यु। जबकि ऋग्वेद के होत्र या फिर होता, और यजुर्वेद तो अर्धवर्यु। जबकि सामवेद पे आते हैं, फिर साम का अर्थ होता है गान। और इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों या ऋचाओं का संकलन मिलता है सामवेद में। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसके पाठ करने वाले ऋषि को उदात्र कहते हैं। उदात्र किसके पाठ करने वाले ऋषि को कहा जाता है? तो सामवेद के। अगला टॉपिक है अथर्ववेद। तो हमारा लास्ट और चौथा वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने? अथर्वा ऋषि ने की थी। और इसमें निवारक मंत्र, जादू टोना, साप, औषधियां, वशीकरण और आशीर्वाद
प्रायश्चित और अनुसंधान से जुड़े विचार दिए गए हैं अथर्ववेद में। इसमें मानव जीवन के सामान्य विचारों यानी कि विश्वासों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अंधविश्वास, टोने टोटके और अंधविश्वास किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। और औषधियां, एक है औषधियां, पूछा जाता है तो अथर्ववेद में, याद रखना है। अब आते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों की सरल व्याख्या। तो वेदों की सरल व्याख्या के लिए गद्य रूप में रचे गए ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद का ऐत्रेय, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद। और अरण्यक क्या है? तो ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना जंगलों में की गई है, जिनकी रचना जंगलों में की गई है वो अरण्यक। अरण्यक यानी कि आरण्य जंगल का पर्यायवाची भी है, ताकि मुनि और छात्र एकांत में अध्ययन कर सके और उन्हें आरण्यक कहते हैं। ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना जंगलों में की गई है ताकि मुनि और छात्र जो हैं वो एकांत में अध्ययन कर सकें, तो उन्हें आरण्यक कहते हैं। इनमें दार्शनिक और रहस्यवादी विषयों का वर्णन मिलता है। उपनिषद, तो उपनिषदों की संख्या कितनी? तो 108 बताई गई है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। इसमें प्राचीन दार्शनिक विचार, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड का ज्ञान मिलता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। उपनिषदों में ही पहली बार याज्ञवल्क्य, गार्गी संवाद और निष्काम कर्म का सिद्धांत, तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद और निष्काम कर्म का सिद्धांत भी उपनिषद में ही मिलता है। अब आते हैं वेदांग। तो वेदांग और सूत्र। तो वेदांग क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो वो वेदांग कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तक, छंद और ज्योतिष। बिल्कुल याद कर लेने हैं 6 के 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तक, छंद, ज्योतिष। सूत्र, सूत्र साहित्य में स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र और धर्म सूत्र आते हैं, जिनसे सामाजिक नियमों की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? सामाजिक नियमों की जानकारी मिलती है। महाकाव्य और पुराण। तो महाकाव्य, 2 महाकाव्य बताए गए हैं, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य बताए गए हैं। और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास जी हैं। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता भी है। और इसका पुराना नाम जय संहिता भी है। अब आते हैं पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? तो पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। और इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण तो मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण। पुराणों से विभिन्न राजवंशों जैसे कि मौर्य, गुप्त, सातवाहन आदि की वंशावली की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो राजवंशों के वंशावली की जानकारी भी हमें पुराणों से मिलती है। बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। तो बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? पिटक। पिटकों को बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। तो पिटक कौन कौन से हैं? त्रिपिटक, सुत्तपिटक, त्रिपिटक। तो पिटक, त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्तपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जिनकी जो भाषा है वो क्या है? तो पाली है। भाषा पाली है। जातक कथा, जो कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से जुड़ी हैं। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश और महावंश श्रीलंका के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनसे मौर्य शासक अशोक के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैन साहित्य, जैन ग्रंथों को सामान्यतः क्या आगम कहा गया है? आगम कहा जाता है जैन ग्रंथों को। परिशिष्ट पर्वण, तो परिशिष्ट पर्वण भद्रबाहु, इसके रचयिता भद्रबाहु हैं। भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। किसमें? भगवती सूत्र में। और आचार्यगण सूत्र से जैन तीर्थंकरों तथा प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अन्य साहित्य, लोक साहित्य, नीति साहित्य, नाट्य साहित्य आदि भी प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। अब आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों पर।
तो राजतरंगिणी, कलहन की राजतरंगिणी, यह संस्कृत भाषा में रची गई पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा में रची गई पहली ऐतिहासिक पुस्तक भी है जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है और यह संस्कृत में रची गई पहली पुस्तक है। इसके रचयिता कल्हण है। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। इस पुस्तक से हमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति की गहरी जानकारी मिलती है। इसके अनुवादक तो श्यामा शास्त्री हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं और इसके अनुवादक तो श्यामा शास्त्री हैं और इससे हमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है जिससे मौर्य काल के पहले के समाज की जानकारी मिलती है। कालिदास की रचनाएं, बाणभट्ट हर्षचरित्र, विशाखादत्त मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट हर्ष। और हमारा अगला टॉपिक है विदेशी यात्रियों के विवरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो विदेशी यात्रियों के विवरण, यूनानी और रोम के लेखक, तो हेरोडोट्स इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को। और इनकी पुस्तक क्या है? तो हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन हमें मिलता है। मेगस्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका मेगस्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, में समाज और प्रशासन का वर्णन किया है, विशेषकर पाटलिपुत्र नगर का समाज और प्रशासन का वर्णन किया है मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया था। तो टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी है। प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरिका, तो नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो प्लिनी, और जिसमें भारतीय पशुओं, पौधों और खनिजों की जानकारी मिलती है तथा भारत रोम व्यापार पर प्रकाश डाला गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके जो लेखक है वो अज्ञात हैं, जिसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फायान, अब आते हैं चीनी यात्री। तो फायान वेनसांग इत्सिंग, ये चीनी यात्री थे। फायान चंद्रगुप्त दूसरे के दरबार में आया था, के शासनकाल में भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश की जो जनता थी उसे सुखी और समृद्ध बताया है तथा बौद्ध धर्म की स्थिति का भी वर्णन किया है। फायान ने अपनी पुस्तक में क्या बताया है? तो भारत के मध्य प्रदेश की यानी कि मध्य देश की जो जनता थी उसे सुखी और समृद्ध बताया है और बौद्ध धर्म की स्थिति का वर्णन किया है। और फायान आया किसके शासनकाल में था? तो चंद्रगुप्त दूसरे के शासनकाल में आया था। वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वेनसांग को। और वेनसांग की पुस्तक तो सियूकी है। सियूकी वेनसांग की पुस्तक है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है। भारत में कितने? 14 वर्षों तक रहा है और इसने अपनी पुस्तक सियूकी में अपने अनुभवों और हर्षकालीन समाज राजनीति का वर्णन किया है। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इत्सिंग ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण किया है। इसने अपनी पुस्तक में किसका विवरण दिया है? तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण दिया है इत्सिंग ने। अब आते हैं अरबी लेखक। तो अलबरूनी, यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ आया और इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, हर एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद और तहकीक हिंद किसकी पुस्तकें हैं? तो अलबरूनी की पुस्तकें हैं, जिसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और माप तोल प्रणालियों का विस्तृत और निष्पक्ष विवरण मिलता है हमें। इब्न बतूता, तो इब्न बतूता
मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। इसकी पुस्तक क्या है? तो इसकी पुस्तक है रहेला। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है इब्न बतूता की पुस्तक रहेला से। और अगला टॉपिक है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिसमें कि अभिलेख, सिक्के और स्मारक आते हैं। अभिलेख, तो भारत में प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई, तो बोगजकोई अभिलेख से मिले हैं। मध्य एशिया के बोगजकोई अभिलेख से मिले हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। बोगजकोई आएगा यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी कहीं पे मिस्टेक हो गई है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। वैदिक देवी देवताओं के नाम मिलते हैं तो बोगजकोई से। सम्राट अशोक के अभिलेख आते हैं, तो अशोक के अभिलेखों को जो सबसे पहले पढ़ा गया है तो 1837 में पढ़ा गया, और किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। और इनके अभिलेख किस भाषा में थे? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमेइक, तो अरमेइक में थे। अब आते हैं कुछ अभिलेख, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है, और इसमें सर्वप्रथम जिक्र मिलता है भारतवर्ष का। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो कि कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन प्रथम का अभिलेख है, और यह संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख है, तो रुद्रदमन प्रथम का अभिलेख। अहोल अभिलेख पुलकेशिन दूत्य का अभिलेख है, और इसके रचिता तो रवि कीर्ति थे। अहोल अभिलेख के रचिता कौन है? रवि कीर्ति और पुलकेशिन दूत्य के बारे में इसमें दिया गया है, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है। किसकी? हर्षवर्धन की पराजय का भी उल्लेख है अहोल अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। किसका है? तो मालवा के नरेश यशोवर्मन का है। प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति, इसको इलाहाबाद स्तंभलेख भी कहा जाता है। ये समुद्रगुप्त की रणनीतियों का वर्णन करता है। किसकी? समुद्रगुप्त की रणनीतियों का वर्णन करता है, और इसके रचिता तो हरिसेन थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था। मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें देता है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। अब आते हैं सिक्के, तो प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के, क्या कहा गया है? आहत सिक्के कहा जाता था प्राचीन सिक्कों को। और साहित्य में इन्हें साहसक भी कहा गया। क्या कहा गया? साहसक भी कहा गया। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिमैट्रिक्स, क्या कहा जाता है? न्यूमिमैट्रिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सबसे पहले सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य किया और चित्र बनवाने का कार्य किया, वो किसने किया है? तो यवन शासकों ने किया है सर्वप्रथम। इंडो ग्रीक यानी कि यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर चित्र बनवाने और लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया। सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं तो वो गुप्त शासकों ने की हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी की हैं, जिसकी शुद्धता से गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि का भी पता चलता है। सातवाहन राजाओं ने सबसे अधिक सीसे के सिक्के, तो सबसे अधिक जो सीसे के सिक्के हैं वो किसने जारी किए हैं? तो सातवाहन शासकों ने जारी किए हैं। स्मारक एवं मूर्तियां, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति और वास्तुकला की जानकारी हमें कहाँ से? तो मंदिरों, स्तूपों, गुफाओं और मूर्तियों से मिलती है। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली, तो उत्तर भारत में कौन सी मंदिर निर्माण शैली है? तो नागर शैली। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली नागर है, जबकि दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है, और दोनों का मिला जुला रूप जो है वो बेसर शैली है। बेसर दोनों का मिला जुला रूप है, उत्तर में नागर और दक्षिण में द्रविड़। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और दक्षिण के प्राचीनतम स्थल 18वीं शताब्दी के बाद खोदे गए पुरातत्व के स्तंभ हैं। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल, किस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है? तो इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है, बल्कि पूरी जानकारी केवल किस पर आधारित है? पुरातत्वीय साक्ष्यों पर आधारित है। खोदने पर प्राप्त वस्तुएं, औजार और हड्डियां जो मिल रही हैं उन पर आधारित है, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास का जो वर्गीकरण है वो तीन भागों में किया जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल।
लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जैसे कि पाषाण काल, तो इस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है आज तक। उनकी लिपि स्पष्ट नहीं है, फिर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे सिंधु, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी की जो लिपि है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे का जो काल है वो ऐतिहासिक काल है। पाषाण काल का वर्गीकरण। तो पाषाण काल का वर्गीकरण, मानव ने अपनी जरूरतों और औजारों के इस्तेमाल के आधार पर पाषाण काल को मुख्य रूप से कितने, तो 3 भागों में बांटा है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो बात है पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल अज्ञात काल से लेकर, यानी कि इसके शुरू की जानकारी नहीं है, 10,000 ईसा पूर्व यानी कि BC तक के काल को पुरापाषाण काल माना जाता है। इस काल का जो मानव था वो पूरी तरह शिकारी और खाद्य संग्राहक था। वह भोजन की तलाश में घूमता रहता था, कृषि या फिर पशुपालन का ज्ञान नहीं था। तो पुरापाषाण काल का जो मानव था वो शिकारी था, शिकार करता था और उसी से अपना भोजन करता था। तो भोजन की तलाश में वो घूमता रहता था, घुमंतु समाज था, और कृषि या पशुपालन का कोई संबंध नहीं था इसमें। खोज, तो इस काल की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खोज है वो आग की खोज है। यानी कि पुरापाषाण काल में आग की खोज तो हो गई थी लेकिन उसका प्रयोग शुरू नहीं हुआ है। इस काल के जो औजार थे बड़े, भद्दे और बिना चिकने किए हुए पत्थर के होते थे, जिसे जैसे कि क्वार्टजाइट पत्थरों के बने गंडासा और हस्तकुठार और हैंडक्स। ठीक। और पुरापाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं जैसे कि सोहन घाटी, बेलन घाटी और भीमबेटका की गुफाएं। सोहन घाटी पाकिस्तान में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाएं भी उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ से प्राचीनतम शैल चित्र मिले हैं। प्राचीनतम शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका की गुफा से मिले हैं। अगला है मध्यकाल। तो मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक को बताया जाता है। इस काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे हो गए थे, यानी कि उनका आकार छोटा हो गया था, थोड़े शार्प भी हो गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ क्या कहा गया है? तो मध्यपाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण उपकरण कहा जाता था। ये औजार आकार में 1 से 5 सेंटीमीटर तक के थे। कभी कभी किसी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 5 सेंटीमीटर तक के थे। और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, तो इस काल में मानव ने पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल में परिवर्तन क्या हुए? तो मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था मध्यपाषाण काल में, और पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? तो आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तीर और इंद्रधनुष इसी काल में का विकास भी इसी काल में हुआ है, जिससे शिकार करना आसान हो गया था। शमशान और अंतिम संस्कार की प्रविष्टियां इसी काल में देखने को मिलती हैं। नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का जो समय है वो 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल माना जाता है। इस काल में मानव जीवन में सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। नवपाषाण काल में मानव जीवन में सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। कृषि की शुरुआत। तो मानव ने भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक की भूमिका अपनाई। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई, यानी कि भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक की जो भूमिका निभाई गई है वो नवपाषाण काल में ही निभाई गई है। सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई है। पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए के आविष्कार से बर्तन बनाने और सामान ढोने में मदद मिली है। तो बर्तन बनाने, कुम्हार के चाक के रूप में पहिए का आविष्कार हुआ था। स्थायी निवास। तो कृषि और पशुपालन के कारण अब घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया। कृषि और पशुपालन के कारण क्या हुआ? अब घुमक्कड़ जो समाज था, जीवन था, वो समाप्त हो गया। लोगों ने बस्तियां बनाकर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब वो कृषि और पशुपालन करने लगे, पहले वो सिर्फ भोजन करना होता था उन्हें, किसी भी
शिकार करते थे और खा लेते थे, तो वो घूमते फिरते थे। लेकिन जब उन्होंने कृषि और पशुपालन करना शुरू कर दिया तो उन्हें स्थायी निवास बनाने पड़े अपने। आग का नियमित प्रयोग, तो आग की खोज तो पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन आग का जो नियमित प्रयोग शुरू होता है वो नवपाषाण काल से होता है। तो आग का उपयोग भोजन पकाने और सर्दी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर होने लगा था। प्रमुख स्थल एवं साक्ष्य, तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और मेहरगढ़ से क्या, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन कृषि बस्ती का साक्ष्य माना जाता है मेहरगढ़ को। भारतीय उपमहाद्वीप का, भारत का नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का, इस चीज को याद रखना है। सबसे प्राचीन कृषि बस्ती का साक्ष्य माना जाता है, जहां से लगभग 7000 ईसा पूर्व गेहूं और जौ के प्रमाण हमें मिले हैं। बुरजोम कश्मीर, तो बुरजोम कश्मीर में है और यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, तो गर्तावास के, यानी कि जो घर होते थे वो गड्ढे में बने हुए होते थे जिनमें लोग रहते थे। और यहाँ मालिक की कब्र के साथ किसको, पालतू कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है बुरजोम से। गुफकराल, तो यह भी गर्तावास और कृषि पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। गुफकराल, तो गुफकराल भी कृषि और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। चिरांद, तो ये बिहार में है और यहाँ से हड्डी से बने प्रचुर मात्रा में उपकरण और विशेषकर हिरण के सींगों से बने औजार कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद से मिले हैं, बिहार के। कोल्डेवा, तो यहाँ से चावल और धान की खेती यानी कि चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डेवा से मिले हैं। अब आता है हमारा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, तो पाषाण काल के अंतिम चरण में जब पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, यानी कि पत्थर के साथ में तांबे का भी उपयोग शुरू हो गया, तो उस काल को क्या कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। और तांबा, तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। इस संस्कृति की विशेषता क्या है, तो यहाँ के जो लोग थे वो ग्रामीण बस्तियों में रहते थे। ताम्रपाषाण के लोग ग्रामीण बस्तियों में रहते थे। और प्रमुख जो संस्कृतियां हैं ताम्रपाषाण काल की, तो वो हैं आहार संस्कृति, जोरवे संस्कृति और मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति। तो इसको इसी क्रम में याद रखना है, आहार, जोरवा, मालवा और कायथा संस्कृति। और ताम्रपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं जैसे कि इनामगढ़, दाइमाबाद, आहार और नवदा टोली। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, नवदा टोली। महाराष्ट्र के दाइमाबाद, तो महाराष्ट्र के दाइमाबाद से क्या मिला है, रथ, तो रथ मिला है तांबे की वस्तुओं, तो जैसे कि तांबे का रथ मिला है कहाँ से, महाराष्ट्र के दाइमाबाद से। अब हमारा टॉपिक आता है सिंधु घाटी सभ्यता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अब हम यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब पहले तो ये बताया जाता है कि इसकी खोज किसने की, कब की, तो इसमें बिल्कुल इस सीरीज में हम बिल्कुल लुसेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे लुसेंट में है सेम वैसे ही पढ़ाया जाएगा। तो कार्बन 14, तो कार्बन 14 के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। तो काल निर्धारण के लिए किसका यूज किया जाता है, जो सर्वमान्य विधि है, तो वो कार्बन 14 है। और इसके अनुसार जो काल निर्धारण किया गया है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में फैली थी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहे जाने का जो कारण है वो है कि इसका जो सबसे पहला स्थल खोजा गया है वो हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। और आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो लिपि तो मिली है वहां से, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो आज तक पढ़े नहीं जा सके। और जो लिपि पढ़ी नहीं गई है उसको उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी, और यह कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। खोज, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में हुई दयाराम साहनी के नेतृत्व में। दयाराम साहनी के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर, कहाँ पर, तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज हुई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में।
और मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। और नामकरण करता, तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया है सबसे पहले? तो जॉन मार्शल। किसने? तो जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? तो कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और मेन पॉइंट ये त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुज के आकार का था। इस प्रकार से थी सिंधु घाटी सभ्यता, त्रिभुजाकार। यह सभ्यता तत्कालीन समय में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी बड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सीमावर्ती स्थल थे, तो इसका सीमाओं का जो निर्धारण करते थे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तरी सीमा का निर्धारण, तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा का जो निर्धारण था वो मांडा, जम्मू कश्मीर के अखनूर में है मांडा, और चिनाब नदी के तट पर ये उत्तरी सीमा का निर्धारण करता था। जबकि दक्षिणी सीमा का महाराष्ट्र में दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है। और पूर्वी आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, और हिंडन नदी के तट पर है। किसके? हिंडन नदी के तट पर। क्योंकि पश्चिमी सीमा का निर्धारण सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, दासक नदी के तट पर। तो उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर। प्रमुख स्थल, नदियां और खोजकर्ता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा, तो हड़प्पा स्थल की जो खोज है वो रावी नदी के तट पर, मोंगोमरी जिला पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक जिला पड़ता है मोंगोमरी, वहां पे रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा की प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता की नहीं, हड़प्पा की। और ये खोज दयाराम शाहनी ने 1921 में की। और यहाँ से क्या मिला है हड़प्पा से? तो 6 अन्नगारों की पंक्तियां मिली हैं, ताबूत दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, पीतल का इक्का मिला है, और एक समाधान मिला है, एक कबर मिली है R37। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर और सिंध पाकिस्तान में यह है, पाकिस्तान के सिंध में। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज हुई, रखालदास बनर्जी ने की 1922 में। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मोहर। ये सब चीजें कहाँ से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, और पशुपतिनाथ की मोहर। चंदूदड़ो, तो चंदूदड़ो सिंध, कहाँ पे? ये सिंध नदी, ये सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर है चंदूदड़ो, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और इसकी जो खोज है, तो चंदूदड़ो की खोज मजूमदार और मैके ने की। मजूमदार और मैके ने चंदूदड़ो की खोज की। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो मनके बनाने के कारखाने, वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, ये सब चीजें मिली हैं चंदूदड़ो से। अब आता है कालीबंगा, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो कालीबंगा राजस्थान में है, और इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष और बीबी लाल ने कालीबंगा की खोज की है। और यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? तो जूते हुए खेस का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड और बेदी मिली है, जिससे पता चलता है कि वहां पे यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह कराए जाते थे। अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा से ही मिली हैं अलंकृत ईंटें, जबकि वक्राकार ईंटें चंदूदड़ो से मिली हैं। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से मिली हैं। और चूड़ियों के कारखाने, तो चूड़ियों के कारखाने भी कालीबंगा से मिले हैं। अगला है लोथल, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद के, गुजरात का अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और लोथल की जो खोज है वो SR राव ने की थी। लोथल की खोज किसने की? तो SR राव ने। और लोथल से क्या मिला है? तो कृत्रिम गोदीबाड़ा, यानी कि बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह लोथल से मिला है। चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, और फारस की मोहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि फारस के साथ में व्यापारिक संबंध थे। अगला है रोपड़, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ किसके? तो सतलज नदी के किनारे है, और ये पंजाब में है, पंजाब के रूपनगर में।
रोपड़ सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ की जो खोज है वो यज्ञदत्त शर्मा ने की है। और यहाँ से क्या मिला है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया पहला स्थल है रोपड़। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल रोपड़ है। यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य, तो मानव कंकाल के साथ में कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से, तो रोपड़ से मिला है। जबकि मानव के साथ में उसके पालतू कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वो बुरजहोम से भी मिला है। तो बनवाली, बनावली या बनवाली, तो ये रंगोई में है। रंगोई नदी के किनारे है और हरियाणा के हिसार में है, हरियाणा। तो बनावाली की जो खोज है वो RS बिष्ट ने की है। और मिट्टी का बना हल यहाँ से मिला है। क्या मिला है बनवाली से, तो मिट्टी का बना हल मिला है, उत्तम किस्म का जौ, जल निकासी प्रणाली का अभाव बताया गया है बनवाली में। और लास्ट है धोलावीरा। तो धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है और कच्छ, कहाँ पे, तो गुजरात के कच्छ जिले में है। RS बिष्ट। और धोलावीरा और बनवाली दोनों की खोज RS बिष्ट ने की है। धोलावीरा, तो धोलावीरा 3 भागों में विभाजित नगर था। केवल एक ऐसा नगर जो 3 भागों में विभाजित था, तो वो धोलावीरा है। एक किला, फिर मध्य नगर और फिर निचले नगर में विभाजित था। विशाल जल प्रबंधन प्रणाली, साइन बोर्ड, विशाल जल प्रबंधन प्रणाली और साइन बोर्ड कहाँ से, तो धोलावीरा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, तो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, तो नगरीय योजना। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी ग्रिड पद्धति पर आधारित नगर योजना थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी ग्रिड पद्धति पर आधारित नगर योजना। क्या थी, नगर योजना। सड़कें एक दूसरे को किस पर, समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे जो पूरा शहर था वो आयताकार खंडों में विभाजित था, यानी कि बिल्कुल चौकोर आयताकार खंडों में विभाजित था। घरों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की गलियों के ओर खुलते थे। तो इधर मेन सड़क की ओर घरों के दरवाजे न खुलकर पीछे गलियों की तरफ, कहाँ पे होते थे, गलियों की तरफ इनके दरवाजे होते थे। लेकिन एक अपवाद मिला है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोथल। तो लोथल ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ पे दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। घरों का जो गंदा पानी था उसे बहाने के लिए बेहतरीन ढकी हुई पक्की नालियों की व्यवस्था थी, बेहतरीन ढकी हुई पक्की नालियों की व्यवस्था थी। सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था, समाज मुख्य रूप से मात्र सत्तात्मक माना जाता है, कि मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि मोहरों और मूर्तियों में देवियों मात्र देवी की प्रधानता, देवियों और मात्र देवी की प्रधानता मिलती है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि मात्र सत्तात्मक समाज था। कहीं पे लिखित साक्ष्य तो नहीं है, मतलब लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, तो उस चीज का कोई प्रमाण नहीं है। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आभूषणों के शौकीन थे, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सामाजिक जीवन जो सिंधु घाटी सभ्यता का था। अब आते हैं आर्थिक जीवन कैसा था। तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था सिंधु घाटी सभ्यता में वो कृषि और पशुपालन दोनों था, कृषि और पशुपालन था। और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कपास को, सबसे पहले जो कपास का विश्व में उत्पादन हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। तो यहाँ के लोगों ने कपास का उत्पादन करने वाले विश्व में सबसे पहले लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और यूनानियों ने कपास को क्या कहा है, सिंडन, सिंडन। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता में। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों था। और वस्तु व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली और मोहरों के माध्यम से होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली और मोहरों के माध्यम से होता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अच्छे व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया की सभ्यता से, फिर सुमेरिया सभ्यता से। धार्मिक जीवन कैसा था, लोग प्रकृति, मातृ देवी और पशुपतिनाथ यानी कि शिव, पेड़ पौधों में विशेषकर पीपल और पशुओं में विशेषकर कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला सांड की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन था किसका, तो मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन किसी भी मंदिर या फिर धार्मिक इमारत के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। मूर्ति पूजा का प्रचलन था लेकिन किसी भी मंदिर या फिर धार्मिक इमारत के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वो नहीं मिले हैं। स्वास्तिक, तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है, जो कि इसी सभ्यता की देन है स्वास्तिक।
और स्वास्तिक को हड़प्पा सभ्यता में मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा में मिला है, हड़प्पा स्थल। लिपि एवं तौल प्रणाली कैसी थी? तो यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, और यह लिपि दाईं से बाईं और फिर दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं, यानी कि पहली पंक्ति में हमने लिखी दाएं से बाएं, और फिर जब दूसरी पंक्ति स्टार्ट की तो नहीं, पहले इस प्रकार से लिखा गया है, और फिर जब दूसरी पंक्ति स्टार्ट की तो फिर लिखी गई है बाईं से दाईं तरफ, और जिसे ब्रेस्टोफेडन कहा जाता था, और इसे इस प्रकार की लिखने को ब्रेस्टोफेडन कहा जाता था। क्या? ब्रेस्टोफेडन। तोल प्रणाली कैसी थी? तो बाट और माप की तोल इकाइयां मुख्यतः 16 के गुणक में थी। क्या थी? 16 के गुणक में थी, जैसे कि 16, फिर 64, 160, इस प्रकार से। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे? तो सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे? तो विद्वानों ने इस उन्नत सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए हैं, सबका अलग अलग मानना है, जिसमें सर्वमान्य जो कारण है वो नदियों की बाढ़ और जलवायु परिवर्तन माना जाता है। कुछ ने कहा है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, कुछ ने बाढ़ बताया, और कुछ ने नदियों का मार्ग बदलना और जलवायु परिवर्तन बताया है। जैसे कि आर्यों ने कहा है गोल्डन चाइल्ड, आर्यों का आक्रमण, गोल्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण बताया गया है। मार्शल मैके और RSR राव के अनुसार क्या बताया गया? बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ बताया गया, और मोहनजोदड़ो के पतन का कारण भी बाढ़ बताया गया। ओरेलस्टीन और अमरनंद घोष ने नदियों का मार्ग बदलना और जलवायु परिवर्तन बताया है। सामाजिक जीवन, समाज मुख्य रूप से मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि मोहरे, मूर्तियां और देवी, सॉरी ये पेज रिपीट हो गया है तो इसे हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता का परिचय और काल निर्धारण। तो वैदिक सभ्यता का परिचय और काल निर्धारण। तो वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें भी इसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल के जो निर्माता हैं वो आर्य को माना जाता है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या फिर कुलीन वर्ग। मूल निवास स्थान तो मैक्स मूलर ने, तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है तो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया है, जबकि दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है, और बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव को बताया है, और जो सर्वाधिक मान्य मत है वो मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी? ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब आते हैं ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और राजनीतिक जीवन एवं प्रशासनिक इकाइयां क्या थी? तो ऋग वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है, इन्हें क्रम में लगाने को पूछा जाता है। कुल परिवार, फिर आता है ग्राम, उसके नीचे ग्राम था, फिर विश्व था, फिर जन था और जन के नीचे राष्ट्र। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, सॉरी उल्टा हो गया है, राजनीतिक इकाई। तो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई राष्ट्र, राष्ट्र के नीचे जन, जन के नीचे विश्व, विश्व के नीचे ग्राम, ग्राम के नीचे कुल और परिवार। ये तो खुद ही सोचना है कि परिवार हमारा सबसे छोटे स्तर पे होता है, उसके बाद ग्राम बनता है, गांव हमारा बनता है, गांव के बाद विस्पति बनता था यहाँ पे, फिर जन बनता था, और उसके बाद सबसे बड़ा राष्ट्र होता था जो आज भी है। राजनीतिक संस्थाएं, तो राजनीतिक संस्थाएं क्या थी? तो सभा, समिति और विदत। ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल में कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। तो सभा क्या थी? बुजुर्गों और सम्राट और कुलीन लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की एक केंद्रीय संस्था थी जो राजा का चुनाव करती थी। समिति राजा का चुनाव करती थी और सामान्य जनता की एक केंद्रीय संस्था थी। जबकि विदत क्या थी? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, जिसमें धार्मिक और सैन्य दोनों प्रकार के कार्य होते थे, ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को सभा एवं विदत में भाग लेने की भी स्वतंत्रता थी। तो ऋग वैदिक काल में माना जाता है कि स्त्रियों की अच्छी स्थिति उच्च थी। अब आते हैं नदियां और उनके प्राचीन नाम।
तो ऋग वैदिक काल से संबंधित कुछ नदियां। तो ऋग वैदिक काल में कई नदियों का उल्लेख मिलता है जिनके प्राचीन और आधुनिक नाम निम्न है। कुंभा, काबुल, आधुनिक नाम काबुल है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। क्रोमो, तो क्रोमो कुरम। वितिस्ता, झेलम। अस्कनी, चिनाब। परुष्णी, रावी। विपासा, व्यास। सुदुत्री, सतलज। गोमती, गोमल। सुबास्तु, स्वात। और द्विशती, ये द्विदशती है, घग्गर। सबसे पवित्र नदी, तो ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र और पूजनीय नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती को, जिसे नदीत्मा यानी कि नदियों में उत्तम कहा गया। सबसे अधिक बार वर्णित नदी तो सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है किसका? सिंधु नदी का। गंगा और यमुना का उल्लेख, तो गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार और यमुना नदी का जो उल्लेख है वो 3 बार हुआ है। अब आता है 10 राजयुद्ध। तो 10 राजयुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। यह युद्ध कहाँ पे? तो परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह युद्ध भरत कुल के राजा सुदाश और अन्य 10 राजाओं कुरु, यदु, तुरसु, पुरु, अणु आदि के संघ के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है राजा सुदास की विजय हुई थी। राजा सुदास की विजय हुई थी, यानी कि उन्होंने 10 के 10 राजाओं को हरा दिया था। तो ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था वो क्या था? तो जीवन था वो पितृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी में मात्र सत्तात्मक था और ऋग्वेद में पितृसत्तात्मक था। परिवार का जो मुखिया था वो पिता या फिर बड़ा भाई होता था। समाज की सबसे जो छोटी इकाई थी वो परिवार या फिर कुल थी। वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था का जो निर्धारण है वो कर्म से होता था। ये यहाँ पे सही था कि ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता था वो किससे होता था? तो कर्म के आधार पर निर्धारित थी, जन्म के आधार पर नहीं थी कि जन्म किस कुल में किस परिवार में लिया है। नहीं, आप काम क्या करते हो। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में इसका उल्लेख है वर्ण व्यवस्था का। स्त्रियों की स्थिति कैसी मानी जाती है? तो बहुत सम्मानित स्थिति थी, बहुत सम्मानित स्थिति थी। वे उपनयन संस्कार करवा सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, अपाला, विश्वपारा और घोषा जैसी विदुषी पढ़ी लिखी महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है जो मंत्रों की रचनाएं भी करती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं समाज में नहीं थी। ना बाल विवाह था, ना पर्दा प्रथा थी और ना ही सती प्रथा थी। विधवा विवाह जो था वो नियोग प्रथा प्रचलित थी। विधवा विवाह और नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन। तो ऋग्वेदिक काल में खान पान में क्या चलता था? तो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी दोनों प्रकार का। सोमरस एक विशेष पेय पदार्थ होता था जो पौधे से निकाला जाता था। किससे? पौधे से, और यज्ञों में पिया जाता था। गाय को अगन्य, न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था और इसकी हत्या करने या फिर घायल करने वाले के लिए मृत्युदंड या फिर देश से निकाले जाने का प्रावधान था। अगन्य, गाय को अगन्य कहा जाता था। आर्थिक जीवन कैसा था ऋग्वेदिक काल में? तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन और कृषि था। गाय को सबसे मूल्यवान धन माना जाता था और युद्ध का जो मुख्य कारण है वो गायों की चोरी या प्राप्ति यानी कि गवेष्टा होती थी। मुख्य जो फसल थी वो जौ, यव थी। ऋग्वेदिक काल की मुख्य फसल जौ थी जिसे यव कहा गया। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। व्यापार जो था वो विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। और निग्म और सतमान नामक आभूषण या फिर मुद्रा का प्रयोग निष्क और इसका, तो यहाँ पे आएगा निष्क और सतमान, निष्क या फिर सतमान नामक आभूषण या मुद्रा का प्रयोग मूल्य के माप के रूप में होता था। ये नदियां हमारी ऊपर हो चुकी हैं। अब ऋग्वेदिक धर्म और देवता। तो ऋग्वेदिक आर्य प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, उन्हें देवता के रूप मानते थे। देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। आकाश का देवता, अंतरिक्ष या फिर मध्य के देवता, मध्य प्रदेश के देवता, और पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवता सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु और उषा आकाश के देवता थे। जबकि अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और यजन्य। जबकि पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम और पृथ्वी, बृहस्पति और नदी। इंद्र, तो इंद्र इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना गया है, जिनके लिए ऋग्वेद
में 250 सूक्तों की रचना की गई और ये सबसे प्रमुख देवता थे। अग्नि, तो ये देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे, जिनके लिए कितने 200 सूक्तों की रचना की गई है। अग्नि, यह देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे, जिसके लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। वरुण, इन्हें जल का देवता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का नियामक माना गया है। अब आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भौगोलिक विस्तार एवं राजनीतिक, तो इस काल में आर्यों का विस्तार जो है वो पंजाब से आगे बढ़कर दोआब क्षेत्र तक हो गया था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ, उन क्षेत्र में विस्तार हुआ, उन्होंने पंजाब से आगे बढ़कर दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया था। राजा का जो पद था वंशानुगत हो गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया था, उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई थी। ऋग्वैदिक कालीन जनसभाओं में सभा और समिति का प्रभाव कम हो गया था और महिलाओं का इन संस्थाओं में प्रवेश बंद हो गया था, यानी कि महिलाओं की स्थिति भी निम्न होती जा रही थी। बड़े बड़े यज्ञों का जो प्रचलन है वो बढ़ गया था, जैसे कि राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। सामाजिक जीवन कैसा था? तो वर्ण व्यवस्था जो थी अब कर्म के आधार पर न रहकर वो जन्म के आधार पर कठोर हो गई थी। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो वर्ण का आधार था वो कर्म था, लेकिन इसमें जन्म के आधार पर हो गई थी, कठोर हो गई थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जो वर्चस्व था वो बढ़ गया था। वैश्यों और शूद्रों की स्थिति क्या थी? दयनीय होने लगी थी। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी, उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया था। सभा समिति में जाने से भी रोक लगा दी गई थी। गोत्र व्यवस्था की स्थापना, तो गोत्र व्यवस्था की जो स्थापना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में हुई है। गोत्र का अर्थ होता है वह स्थान जहां वह पूरे कुल का गोधन पाला जाता है। देखिए 4 आश्रम व्यवस्था बताया गया। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 और वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास तो 75 से 100 और 75 तक तो आज के जीवन में बहुत कम पहुंच रहे हैं। जाबलोपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है। तो चारों आश्रमों का पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो जाबलोपनिषद में मिलता है। किसमें? जाबलोपनिषद में। आर्थिक, यानी कि तांबा लोहित अयश और लोहा को श्याम अयश कहा गया है। तांबे को लोहित अयश कहा गया है और लोहे को श्याम अयश कहा गया है। लोहे से कृषि उपकरणों में सुधार हुआ, लोहे की खोज हो गई थी। मुख्य जो फसलें थी वो चावल थी। ऋग्वैदिक काल में जौ थी, उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं थी। ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र और अग्नि थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति, क्या? प्रजापति, विष्णु और रुद्र हो गए थे। प्रजापति यानी कि सृजन के देवता और विष्णु पालक और रुद्र संहार करता या शिव। वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और अनेक और उपनिषदों का संक्षिप्त सारांश यानी कि ऋग्वेद, ये वैसे हम ऊपर देख चुके हैं, उपनिषद भी देख लिए हमने।